और सर मैंने ना कल की क्लास की बात करनी थी। कल ना एक्चुअली मुझे काम आ गया, मॉर्निंग टाइम में है। कल मैं ओके आफ्टर इंडिया के टाइम के हिसाब से 11:30 फ्री हूँ। मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से 1 बजे के बाद। पर कोई अगर मतलब आप नहीं एडजस्ट कर सकते, मतलब टाइमिंग का हो सकता है, तो हम कल की स्किप कर लेंगे। और परसों टाइमिंग क्या रहेगी सर क्लास की? परसों आप जल्दी क्लास लेने के लिए बोल रहे थे, तो देखिए यस इंडिया सर, के यस सर। अकॉर्डिंग मैं आपका, देखिए अभी आज हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग तो 10 बजे से नाइट में क्लास स्टार्ट है, राइट? हाँ जी, संडे हाँ को आप जी। जल्दी लेने के लिए कह रहे थे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 बजे से स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, 8 8:30 भी ठीक है। 8 8:30 हाँ, जो भी तो 8, आपको ठीक है, कोई हाँ, जो। हाँ, कोई नहीं, 8 साढ़े 8 जैसे भी आपको सूटेबल होगा तो मैं उस टाइम स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? बाकी कल चलो कल का मैं देख लूँगा, बता देना आप मुझे किस टाइम फ्री हो, और मैं भी अगर फ्री होऊँगा तो मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है? ओके, मैं स्क्रीन शो हो आफ्टर रही है आपको अभी? 11:30 फ्री। अच्छा, हाँ जी, आफ्टर हाँ जी सर। 11:30 इंडिया के अकॉर्डिंग। हाँ जी, इंडिया के अकॉर्डिंग, हाँ जी। 11:30 तो 11:30 तो काफ़ी देर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखते हैं, कोई नहीं। तो अभी स्क्रीन शो हो रही है या ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, शो हो रही है। ओके, हाँ जी। 1 मिनट। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है, इट इज डेटाबेस डिजाइन एंड इंट्रोडक्शन टू माई सिक्वल, राइट? यस सर। तो अभी आप फ्री हो ना, किसी काम में इन्वॉल्व तो नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि नो, क्लास भी ले रहे हो और कहीं? नो, 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 नो सर, नो सर, आई एम ओके, जस्ट ग्रेट फुली ग्रेट, ठीक है डेडिकेटेड ठीक टू है। द क्लास। यस सर। ओके ग्रेट। ये हमारा पहला मॉड्यूल है। सबसे ओके। पहले इंट्रोडक्शन। तो देखिए, डेटाबेस पहली सबसे मेन जो है हमारा, कि डेटा क्या होता है, क्योंकि हम सिक्वल पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या यस सर। होता है, कोई आइडिया है रमनदीप आपको, व्हाट इज डेटा? यस सर, डेटा जैसे कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन है, वो डेटा ही या होता है एग्जैक्टली जैसे। राइट, हाँ जी। एनी फैक्ट और एनी इंफॉर्मेशन, राइट? इट इज कॉल्ड डेटा, हाँ जी। सिंपल वर्ड, राइट? तो डेटा हाँ क्लियर है। जी। तो आजकल देखिए, सबसे जो बिगेस्ट चैलेंजेस है हमारी इंडस्ट्री वगैरह में, वो ये है कि डेटा को हम कहाँ से ले, कलेक्ट कहाँ से करें डेटा को, राइट? डेटा सोर्स, मतलब डेटा हमारा कहाँ से आना चाहिए। मेनली जो चैलेंजेस है वो ये है, राइट? क्योंकि ओके। अगर हम किसी भी डेटा पे काम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही होना चाहिए कि डेटा हमारे पास हो, तभी तो हम उस डेटा पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो हम क्या एनालाइज करेंगे, राइट? तो पहला जो हमारा यस सर। पॉइंट होना चाहिए वो ये होता है कि हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो बिगेस्ट चैलेंज इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से हमें डेटा जो है कलेक्ट करना पड़ता है, राइट? यस सर। ओके, तो ये सिंपल डेटा का मैं आपको बता दिया कि डेटा क्या होता है। दूसरा, डेटा हमें चाहिए होता है वेरियस सोर्सेज से। अब सोर्सेज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? ओके। इन दिस पर ये मुझे सब है, स्लाइड्स नहीं ओके। दिख रही सर। मुझे वैसे आ रहा है, यू आर आपको प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। स्लाइड शो नहीं हो रही है आपको? नहीं, नहीं, वन स्लाइड्स नहीं आ मिनट रही वन सर मिनट यहाँ। वन मिनट एंड अगेन। अब आप एक बार मुझे बताना कि स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही। अब शो हो रही है? यस सर, अभी आ रही है। यस। ग्रेट। तो देखिए, इस मॉड्यूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लर्न सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस डिजाइन। डेटाबेस डिजाइन क्या होता है वो आपको जो है इस मॉड्यूल में मैं समझाऊंगा। व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, ईआरडी, स्टार स्कीमा, एंड स्कीमा होता है आपका स्नोफ्लेक, डीडीएल एंड डीएमएल स्टेटमेंट। तो ये सारा कुछ हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेटा वेयर हाउस, ठीक है? ओके, तो यस सर। देखिए, इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर अ डेटा एनालिस्ट एट अ डीएमआर। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या होता है, आप मानिए आप एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है? डीमार्ट कंपनी, कंपनी का नाम है डीमार्ट, राइट? ओके। ठीक है, तो आप एनालिस्ट हैं। आपसे बोला
कि भाई बताइए कि इस मंथ का क्या रेवेन्यू है हमारा। ठीक है, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन आपके मैनेजर ने पूछा कि व्हाट इज द रेवेन्यू फॉर दिस मंथ, राइट। तो अब आपकी कंपनी में जो डीमार्ट कंपनी उसमें 3 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेकंड वन इज सेल्स और थर्ड वन इज फाइनेंस। तो 3 डिपार्टमेंट है। अब आपको रेवेन्यू जानने के लिए हर एक डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा और हर एक डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई उन जनरेट हुआ है। ठीक है, हर एक यस सर। डिपार्टमेंट से। तो तीनों डिपार्टमेंट पॉसिबल है कि भाई अलग अलग आंसर देंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू अलग बताएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बताएगा रेवेन्यू, यस सर। राइट। हम्म। हेलो। यस सर, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो तीनों डिपार्टमेंट जो है वो अपने अलग अलग आंसर देंगे। बट आप ये बताइए, आपके मैनेजर ने आपसे पूछा कि भाई क्या रेवेन्यू है इस मंथ का, और आपको 3 आंसर मिल रहे हैं। तो ये तो एक मिसलीडिंग फैक्ट है ना कि भाई यस सर। रेवेन्यू तो आपका सिंगल होना चाहिए। अब आपको 3 डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट अपना अपना रेवेन्यू बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, डेटा वेयर हाउस जो है जनरेट किया गया है, जिसमें हर डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह रखा जाता है, जिससे कि हम सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ दे सकें, ठीक है। राइट। यस सर, गॉट दैट। तो मैंने एक बार क्या समझाया, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारा डेटा, देखिए हर डिपार्टमेंट अपना डेटा अपने पास मेंटेन रखता है। ठीक है, और यस हर सर। डिपार्टमेंट से अगर हम पूछेंगे कि भाई रिवेन्यू क्या है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना रिवेन्यू अलग अलग बताएगा। बट भाई यस कंपनी सर। का जो मैनेजर है उसको हर डिपार्टमेंट, मैनेजर कह लीजिए या फिर आप ओनर कह लीजिए, कंपनी के ओनर को हर हाँ, डिपार्टमेंट नहीं है, उसे ये जानना है कि भाई इस मंथ कितना प्रॉफिट हुआ उस कंपनी कंपनी का को। है। ठीक है, तो वो तो सिंगल हम्म। वर्जन ऑफ ट्रुथ पे बिलीव करेगा ना कि भाई मान लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़, सिंपल एक जो हम्म। आपका आंसर होगा, राइट। ये नहीं कि यस सर। हर डिपार्टमेंट अलग अलग आंसर दे रहा है, तो उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसके लिए नहीं। डेटा वेयर हाउस बनाया गया है, जिससे कि हर डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह रखा जाए और फिर उस डेटा को एनालाइज करके हम उसका इंसाइट दे पाए, सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ निकाल पाए। ठीक है, अब ओके। आपके पास डेटा वेयर हाउस में हर डिपार्टमेंट का डेटा है, तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा, उनसे पूछना नहीं पड़ेगा। आपके पास डेटा वेयर हाउस है, आप वेयर हाउस से डेटा निकालेंगे और अपना जो है आंसर देंगे कि भाई इतना रेवेन्यू हुआ है, राइट। यस सर। तो मेनली डेटा वेयर हाउस होता क्या है, जहां पे आपका सारा डेटा रखा जाता है, उसे हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं, जहां पे सारा डेटा रखा जाता है किसी भी डाटा रखा जाता ऑर्गेनाइजेशन है। का, किसी भी कंपनी का। तो यस सर। रमनदीप कौर, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस? where we store all the data related to company, related to different departments, जिसमें सारा ही डाटा Yeah, होता है exactly. Where अलग अलग we डिपार्टमेंट्स store का। all the data of the company, right? जहाँ पे हम यस सर। कंपनी का सारा डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा वेयर हाउस है। सबसे पहला डेटा कॉन्सेप्ट ये है हमारा। डेटा आप वेयर हाउस। ये जो स्लाइड है, मैं आप इनका बता रहा हूँ, बाकी ये स्लाइड आप सारा रीड करना। ठीक है, कभी भी ओके। इसमें कुछ भी डाउट आएगा आपको तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं अभी पढ़ नहीं रहा, आप बाकी इन सब चीजों को पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके तो सर। मैंने आपको बताया वही सारी चीजें। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउस। तो सिंपल वेयर हाउस तो सभी जानते हैं कि भाई वेयर हाउस हाँ जी। क्या होता है। यूज्ड बाय अ रिटेल कंपनी टू स्टोर ऑल इट्स गुड। जो रिटेल कंपनी होती है, वो जो अपना गुड्स, जो अपना सामान वगैरह होता है जहाँ रखती हैं, वो वेयर हाउस होता है। ये तो पता है ना आपको। हम्म। हाँ जी हाँ जी, वो वेयर हाउस होता है। यहाँ पे वेयर हाउस जॉब्स बहुत हैं। हाँ हाँ, तो वेयर हाउस में क्या होता है, वहां पे सामान रखा जाता है जो कि रिटेल कंपनी अपना रखती है। और सेकंड पॉइंट क्या है वेयर हाउस का, गुड्स आर स्टोर्ड सच दैट देयर रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट इज इजी। हम्म। वेयर हाउस में जो भी वेयर हाउस होते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं कि सामान को भाई उल्टा सीधा भर दिया, नहीं, एक प्रॉपर वे में रखते हैं सामान को, जिससे कि हमें पता रहेगी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ऐसा ही होता है ना वेयर हाउस में। यस सर, यू राइट। अब मैं आपको वेयर हाउस क्यों यस। समझा रहा हूँ वो बता देता हूँ। देखिए वेयर हाउस से हमारा कोई भी इसका जो है रिलेशन नहीं है, बट डेटा वेयर हाउस समझने के लिए इम्पोर्टेंट, जैसा वेयर हाउस होता है उसी टाइप में हमारा डेटा वेयर हाउस भी होता है। जैसे हम वेयर हाउस में सामान रखते हैं, गुड्स रखते हैं, ऐसे ही डेटा वेयर हाउस में हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, राइट। डेटा रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे हाँ में। हाँ, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। अब देखिए डेटा इज स्टोर्ड सच दैट इट्स रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट इज इजी। अब
करते हैं कि हम उसको लेटर ऑन उसको एक्सेस कर सके, डेटा को निकाल सके फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइसिस। ठीक है, एनालाइजिंग के पर्पस यस के सर। लिए हम डेटा को इजीली रिट्रीव कर सके। रिट्रीव का मतलब होता है डेटा को एक्सेस करना, निकालना, राइट। यस सर। तो एक बार मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। जिस तरीके से वेयर हाउस में हम सामान रखते हैं, इन सिमिलर वे वी स्टोर डेटा इन डेटा वेयर हाउस, राइट। यस सर। आपकी आवाज काफी कम आ रही है। सर शायद यहाँ पे माइक की इशू, जैसे मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं मे बी, इसलिए आई डोंट नो। आपको आ रही है आवाज? हाँ, आ तो रही है। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, मे वन बी मेरे सेकेंड। को हेडफोन्स लेके आऊंगी मैं नए, मे बी ये अच्छे से काम नहीं करते। ओके, कोई नहीं, 1 सेकेंड। कोडिंग कंसोल खुल गया, 1 सेकेंड। नो प्रॉब्लम। कट गया पूरा ही। 1 सेकेंड, वो स्लाइड ना हट गई है, मैं एक बार दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। तो आपको डेटा वेयर हाउस और वेयर हाउस पे डिफरेंस पता चला कि वेयर हाउस, जो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है, वो इस सिमिलर लाइक का डेटा वेयर हाउस। जैसे हम वेयर हाउस में गुड्स वगैरह स्टोर करते हैं, उसी वे में हम डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर करते हैं। और डेटा इस वे में स्टोर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं, जिससे कि उसका रिट्रीवल और मैनेजमेंट इजी रहे। रिट्रीवल का मतलब कि हम डेटा इजीली निकाल सकें। निकाल सके। ठीक है, भाई यस सर। पहले वेयर हाउस में आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, उसके बाद ही तो आप उस डेटा को वहां से निकाल के और फिर उस पर एनालाइज करेंगे, राइट। यस यस सर, यू राइट। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछना, ठीक है। तो यप वेयर हाउस और यप। डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम डेटा वेयर हाउस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। व्हाट ओके। आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो देखिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस कि अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक बैंक है, राइट। ओके। हेलो, हाँ, हेलो। एक बैंक है। हाँ, अगर उस बैंक में अगर कुछ डेटा होगा तो वो क्या होगा, वो बैंक से रिलेटेड होगा ना। जैसे कि इनकम हो गया कस्टमर की, लोन का डेटा होगा, और आपका कस्टमर क्या डिपॉजिट कराया है, कस्टमर ने कितना अमाउंट डेली, और क्या कस्टमर की एज है। मतलब जो भी, अगर हम बैंक की बात कर रहे हैं तो वो बैंक रिलेटेड डेटा होगा। अगर हम किसी रिटेल कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो रिटेल रिलेटेड डेटा होगा, राइट। तो यस सर, डेटा यू जो राइट। भी है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लाइक मैं पेटीएम कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो पेटीएम का डेटा क्या होगा भाई, वही ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा होगा ना। तो डेटा वेयर हाउस में सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी प्रोसेस पे काम कर रही है उससे रिलेटेड डेटा आता है। तो पहला पॉइंट है यस हमारा सर। सब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे बैंक में बैंक का डेटा होगा, लाइक इनकम, लोन, मैंने एग्जांपल दिया, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। बिल्कुल हाँ, यस। अब इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, कोलेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन फॉर्म। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था डी मार्ट का, कि डी मार्ट में भाई 3 डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस है, एक मार्केटिंग है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। तो वेयर हाउस में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डेटा होता है, हर एक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करके वेयर हाउस में, मतलब एक जगह डेटा डाला जाता है, राइट। यस सर। हाँ, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि कोलेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन फॉर्म, हर एक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करके डेटा को एक जगह डाला जाता है, जो कि डेटा वेयर हाउस पे डाला जाता है, राइट। यप यस सर। तो थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन वोलेट। डेटा डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ओके, अब इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए मेरी एक मतलब एक कंपनी है, मतलब एक रिटेल कंपनी है। अब वहां पे कुछ भी सामान सेल होता है, राइट। किसी ने कोई सामान, मान यस सर। लीजिए किसी ने कुछ भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपए का, राइट। अब वो ट्रांजेक्शन 100 रुपए की हुई है, तो वो हमारे डेटाबेस में भी 100 रुपए ही जाना चाहिए ना, उस ट्रांजेक्शन का अमाउंट। अगर मैं हाँ चेंज कर जी। दूंगा ट्रांजेक्शन का अमाउंट, एग्जाम्पल, तो भाई वो आगे आगे हम उस डेटा पे जब एनालाइज करेंगे तो वो करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा ना, अगर हम डेटा ही चेंज कर देंगे, अगर इनकरेक्ट डेटा फिल करेंगे। तो डेटा को हम चेंज बिल्कुल। नहीं कर सकते, जो भी डेटा है उसी को हमें उसी फॉर्म में
वेयर हाउस में डालना पड़ेगा, ठीक है। डेटा डज नॉट ठीक चेंज है, ओवर टाइम। अगर ट्रांजेक्शन 100 रुपए की हुई है तो वो 100 की हुई है, उसको हम 1000 की नहीं बना सकते, राइट। ठीक है, यस सर। हाँ, अगर बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी भी पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपीज, तो वो हमारे डेटा वेयर हाउस में भी 1 लाख रुपीज ही एंटर होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ और वैल्यू एंटर कर रहे हैं। जब हमारे डेटा एनालिस्ट वगैरह उस डेटा को एनालाइज करेंगे तो वो तो हमें गलत जो है इंसाइट्स देंगे, गलत जो है आउटकम देंगे, हम्म, राइट। डेटा को कभी चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। यस टाइम सर। वेरिएबल ऑफ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। तो जो भी मान लीजिए एग्जांपल दिया, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन का, तो जिस भी टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी हम्म, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, उसका जो टाइम है वो सारा कैप्चर होता है और वो सारा स्टोर किया जाता है डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस ठीक के है, 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल और टाइम वेरिएंट। चारों में किसी में भी डाउट है? सर टाइम वेरिएंट में क्या था, केपेबल ऑफ हाँ, टाइम कैप्चरिंग की वेरिएंट वो में बता ट्रांस। देता हूँ क्या। हाँ, कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। देखिए कोई भी एक एग्जांपल लिया है मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन का। ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन का ही कुछ भी हम्म, अगर इंफॉर्मेशन है तो वो किस टाइम पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, या अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कोई सेल हुई है तो वो किस टाइम पे सेल की गई है, तो वो सारी चीजें भी कैप्चर करता है और उसको स्टोर किया जाता है डेटा वेयर हाउस में, राइट। ठीक है सर। डेटा वेयर हाउस में भाई अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि कोई ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हुई है, वो सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, मेनली यप। डेटा वेयर हाउस में डेटा रखा जाता है, डेटा से रिगार्डिंग जो भी चीज है वो सारी चीज आपकी रहती है, राइट। ओके ओके, हाँ, तो ये चारों पॉइंट क्लियर है। यस सर, क्लियर। ग्रेट ग्रेट। लेट्स कम टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ईटीएल। तो ये देखिए, ये तो काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है। ओके ओके। ठीक है, ओके। तो बेसिकली देखिए, ईटीएल का मतलब होता है ई फॉर एक्सट्रैक्ट, टी फॉर ट्रांसफॉर्म एंड एल फॉर लोड, ठीक है। अब ओके देखिए होता क्या है, मैं समझा देता हूँ। ओके। डायग्राम देखिए। ई फॉर एक्सट्रैक्ट, देखिए सबसे पहले जो है हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है मल्टीपल सोर्सेज से। जैसा मैंने आपको डीमार्ट वाले एग्जांपल में बताया था कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट से हम डेटा को लेंगे, ठीक है। तो उसी वे में मतलब डेटा हमारा जिस भी सोर्स से मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कंपनी में डेटा है, जैसे भी हमें डेटा मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस डेटा को अपने पास लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप किसी भी ये डेटा की जर्नी है बेसिकली। ईटीएल इज द जर्नी ऑफ एनी डेटा, ठीक है। कि ओके। डेटा कैसे जो है मूव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। यस एक्सट्रैक्ट सर। क्लियर है, एक बार मैं इसका डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्सेज। तो डेटा जो भी हमारे डेटा सोर्सेज हैं, डेटा सोर्सेज मतलब जहां से हमें डेटा मिल रहा है उसे डेटा सोर्स बोलेंगे, ठीक है। यस तो सर। जहां से भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। सेकंड वन इज ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मिंग द वैल्यूज टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट सच एज कन्वर्टिंग रुपीज टू डॉलर। अब देखिए मैंने डेटा हम्म एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। अब डेटा में हम्म मान लीजिए हमारा कुछ ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कुछ क्लीनिंग प्रोसेस, जो हमारे डेटा में कुछ हम्म। क्लीनिंग प्रोसेस कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो वो ट्रांसफॉर्म में होता है, वो सेकंड स्टेप होता है डेटा जर्नी का। तो क्लीनिंग प्रोसेस मतलब जैसे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट रुपीज में है बट मुझे किस में चाहिए, डॉलर में, तो भाई मैं उसको रुपीज से डॉलर में चेंज करूंगा ना, क्योंकि जब मैं यस यस मुझे सर। एनालाइज करना है, एनालाइज करने के लिए जो वैल्यू चाहिए मुझे वो डॉलर में चाहिए, क्योंकि मेरी मल्टीनेशनल कंपनी और मुझे जो आंसर देना है वो मेरी कंपनी मान लीजिए मैं इंडिया में कोई कंपनी है, वो एमएनसी कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, उसके जो ओनर है उसका जो हेडक्वार्टर है वो मान लीजिए बाहर है कहीं विदेश में, राइट। और वहां से मुझसे ओनर ने पूछा है कि भाई क्या रेवेन्यू हुआ है, तो मैं उनको रुपीज में आंसर थोड़ी ना दूंगा, मैं उनको डॉलर में दूंगा ना। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल है। डेटा को ट्रांसफॉर्म हमें वेरियस वेज में करना पड़ता है, काफी चीजें हमें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती हैं। बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि रुपीज को हमें डॉलर में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म ओके समझ ओके, आया आपको। यस। हाँ जी बिल्कुल समझ आया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, लोड। अब देखिए डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जहां से भी मुझे डेटा मिला उसको मैंने ले लिया। अब उसमें जो चेंजेस थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करनी थी वो भी मैंने कर लिया। अब
उस डेटा को मैं अपने डेटा वेयर हाउस में लोड करूंगा, राइट। के बाद यस ही सर। एनालिसिस होता है। एक बार डेटा वेयर हाउस में डेटा चला जाता है, उसके बाद हम डेटा को फिर वहां से निकाल के एनालाइज करते हैं। पहले डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट आई लोड द डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस। उसके बाद मैंने डेटा को ओके डेटा वेयर हाउस में लोड कर दिया। और ये लोड होता है आपका विद द हेल्प ऑफ काफी सारे टूल हैं, माई सिक्वल, ओरेकल, ठीक है, और भी टूल हैं ओके। आपके। एक्सेल वगैरह की हेल्प से भी वेयर हाउस में होता है। पहले एक्सेल से फिर सिक्वल में लेते हैं, फिर सिक्वल से फिर वेयर हाउस में डालते हैं, ठीक है। तो हम्म। वेरियस टूल का यूज करके हम डेटा को वेयर हाउस में डालते हैं। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन वी लोड डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस। उसके बाद देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है टेबल्यू, रिपोर्टिंग। तो ये सारे एनालाइजिंग टूल है। टेबल्यू हमारा एनालाइज करने के लिए काम आता है, रिपोर्टिंग वगैरह, रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। हम्म। ये पूरा क्या बताया मैंने आपको, एक डेटा की जर्नी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होती है। गॉट दैट सर। एक बार आप ये थोड़ा समझाएंगे, एक एक स्टेप, 3 स्टेप है हमारे, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। यस सर। जैसे कोई भी कंपनी है, उसका जो भी हाँ डाटा है, जैसे वो उसमें भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और जैसे शीट्स भी हो सकती हैं, उसको हम फिर एक्सेल में भरें या कहीं से भी, और किसी भी तरीके से डेटा को जैसे हमने हाँ, किसी एक्सट्रैक्ट भी करते हैं सोर्सेज से डेटा कंप्लीट, को एक्सट्रैक्ट करना, राइट राइट। किसी भी सोर्स में हो सकता है वो। फिर उसके बाद डेटा को हम जैसे उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं, मतलब कुछ कुछ भी चेंजेस करनी है, जैसे होल नंबर से डेसिमल करना है, या फिर डॉलर से राइट रुपी राइट। करना है, या फिर कुछ भी बिल्कुल। कॉलम ये वगैरह कुछ भी चेंज करना है, हाँ, उसके बाद उसको हम वेयर हाउस में डाल देंगे। वेयर हाउस में डाल देंगे, एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये तीनों स्टेप आपको क्लियर है अच्छे से। चलिए, यस सर। ग्रेट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डायमेंशन मॉडल। अब ये आपका, इसको ध्यान से समझना, डायमेंशन मॉडल। देखिए, डायमेंशन मॉडल क्या होता है। मेनली डायमेंशन मॉडल एक आपकी डेटाबेस स्ट्रक्चर टेक्निक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ओके टेक्निक मतलब, अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, दो जो हैं हमारे टेबल होती हैं, दो एंटिटीज, एंटिटीज को हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। ओके। डायमेंशन मॉडल में दो एंटिटीज होती हैं, फर्स्ट वन इज फैक्ट, सेकंड वन इज डायमेंशन, ठीक है। हम्म। ये फैक्ट टेबल क्या होती है अब आपकी, इससे आपको पूरा डायमेंशन मॉडल क्लियर हो जाएगा। फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल थी। देखिए, डायमेंशनल जो मॉडल होता है उसमें हमारी दो टेबल होती हैं। पहली होती है आपकी फैक्ट टेबल, और दूसरी होती है आपकी डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल आर द न्यूमेरिकल डेटा, राइट। देखिए, जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमारा होगा, एनीथिंग, जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमारा होगा वो हमारा किस में होगा, फैक्ट टेबल में। किस में स्टोर किया जाएगा वो। फैक्ट टेबल। अब न्यूमेरिकल डेटा का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन, मैंने मान लीजिए कुछ फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, एक फोन परचेज किया है, 15,000 का मैंने फोन परचेज किया है, ठीक है। अब उस फोन से रिलेटेड डेटा तो बहुत सारा हो सकता है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने जीबी का वो फोन है, क्या रैम है, क्या उसका कैमरा वगैरह है, काफी सारा उसका डेटा हो सकता है। बट कंपनी वो सारा डेटा प्रोडक्ट टेबल में होगा कि भाई प्रोडक्ट का क्या डेटा है, राइट। बट का जो अमाउंट होगा, कितने का वो फोन बिका है, वो 15,000, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल डेटा होगा वो हमारा फैक्ट टेबल में जाएगा, ठीक है। ओके। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका जो अमाउंट है वो न्यूमेरिकल हुआ, क्योंकि अमाउंट हमेशा, किसी भी चीज का अमाउंट तो न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी फैक्ट टेबल में जाएगी, ठीक है। और ओके। डायमेंशन टेबल आर द मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा एक्सप्लेनिंग सम अदर डेटा। अब ओके। देखिए, जो फैक्ट डायमेंशन टेबल क्या करती, इसमें क्या डेटा होता है, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका अमाउंट तो फैक्ट टेबल में है, बट उस ट्रांजैक्शन को जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, और उस ट्रांजैक्शन के बारे में और उसके जो फीचर होंगे, उसका जो डेटा होगा वो हमारा डायमेंशन टेबल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके सर। फैक्ट टेबल में न्यूमेरिकल डेटा होता है, राइट। डायमेंशन टेबल में वो डेटा होता है दैट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट टेबल। जो फैक्ट टेबल का यस। डेटा है उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है वो डायमेंशन टेबल में होता है, ओके। यस सर, यस सर, समझ गए। हाँ। अब
देखिए उसकी इसका मैं आपकी आवाज एक और कम हो रही एग्जांपल आपको, आवाज ओके कम आ रही है? अभी ठीक है अभी ठीक है हाँ, तो देखिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। एक रिटेल ओके स्टोर से कुछ भी परचेज हुई है, ठीक है, कुछ भी सामान, कुछ भी ओके प्रोडक्ट परचेज किया गया है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट वगैरह है वो आपका आएगा फैक्ट टेबल में, ठीक है। हम्म ये तो क्लियर हो गया। अब डायमेंशन यस टेबल सर में क्या आएगा? भाई वो रिटेल स्टोर जो है, वो उस आउटलेट का नाम क्या है, जो भी वो रिटेल स्टोर है, वो किस लोकेशन हम्म में है, ठीक है। हम्म ये यस सारा सर डेटा जो उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से डिफाइन करेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन, ये परचेज, ये जो सॉरी ये जो सेल है इस आउटलेट के द्वारा हुई है, ये हाँ आउटलेट इस कब लोकेशन हुई में है, कैसे हुई कब हुई, कैसे हुई, किस दिन हुई, वो सारी चीजें हमारी डायमेंशन टेबल में रहती हैं। गॉट दैट यस सर हाँ, तो हमारे लिए देखिए बोथ फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर जनरेटिंग एक्शनेबल इंसाइट फ्रॉम अ डेटा सेट। तो हमारे लिए फैक्ट टेबल भी इम्पोर्टेंट है और डायमेंशन टेबल, मतलब फैक्ट और डायमेंशन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर एनालाइजिंग, ठीक है। ठीक है सर ये हमारा, ये जो डेटा स्टोर किया जाता है इस फॉर्मेट में कि भाई न्यूमेरिकल डेटा फैक्ट टेबल में आएगा और उस डेटा को जो डिफाइन करेगा वो डायमेंशन टेबल में आएगा, इस ओवरऑल जो टेक्निक को ही हम डायमेंशन मॉडल कहते हैं। ओके क्लियर? यस सर ओके ग्रेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ई आर डी। व्हाट इज ई आर डी? ई आर डी, अब देखिए आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने इंडिया का मैप देखा है? यस सर तो देखिए आपको इंडिया का जब आप मैप देखेंगे तो आप इंडिया का मैप देखने से ही समझ जाएंगे कि भाई जम्मू कश्मीर कहाँ है, या केरला हम्म कहाँ है, कौन सी स्टेट नॉर्थ में है, कौन सी स्टेट साउथ में है, किस एरिया में माउंटेन्स ज्यादा है, ठीक है, किस एरिया में रिवर ज्यादा है, मतलब किस स्टेट में, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा मतलब हर स्टेट का पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेट किस जगह पे है, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी है। तो आपको हर स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप जो है पूरा इंडिया का नक्शा और हर स्टेट के बारे में जान पाएंगे, जान पाते हैं, राइट। यस ऐसा सर ही होता है ना इंडिया का भाई में, आप मैप देखते हाँ हो तो जी आपको हाँ पता जी चल जाता है कि भाई कौन सी स्टेट कहाँ है और कहाँ नहीं है। हम्म तो इन द हाँ सिमिलर जी वे हाँ जी ईआरडी में क्या होता है, इसी वे में आप ईआरडी को समझिए, ठीक है। हम्म एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल्स इन अ डेटाबेस। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ डिफरेंट एंटिटीज आर कनेक्टेड। ठीक है, तो ईआरडी क्या होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें पता चलता है कि डेटाबेस जो है, ठीक है, उसमें टेबल जो है वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, मतलब कौन सी टेबल कहाँ पे है। अब टेबल देखिए बहुत सारी टेबल होती हैं, बट हम ईआरडी बिल्कुल को देख के ही इजीली बता पाते हैं कि भाई ये टेबल हमारी यहाँ पे है, इस टेबल में ये डेटा है और ये टेबल इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। सारी टेबल तो कनेक्टेड ही रहती है, ठीक है। हम्म तभी इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। रिलेशनशिप मतलब वो सारी टेबल आपस में कनेक्टेड रहती है, उनमें रिलेशन रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस टेबल में ये डेटा है, इस टेबल में ये डेटा है। सिमिलर यस वे सर जैसे कि इंडिया का मैप देख के हम बता देते हैं कि भाई ये स्टेट जो है इस उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। तो मतलब पता चल जाता है ना कौन सी स्टेट आपस में कनेक्टेड है। उसी वे में ईआरडी को देख के हम इजीली बता पाते हैं कि भाई आपस में टेबल किस रिलेशनशिप से कनेक्टेड है या कैसे कनेक्टेड है। यस सर ओके, तो ईआरडी समझ आया आपको? हाँ जी समझ आ गया मैं तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द टेबल दैट इट कंटेन्स। हमें पता चलता है कि भाई कौन कौन सी टेबल है जो एक्चुअली ईआरडी हमारा कंटेन कर रहा है। मतलब जो डेटा वेयर हाउस में जो भी टेबल हमारी होंगी, जो भी डेटाबेस में टेबल होंगी, वो सारी हमें पता चल जाती हैं ईआरडी को देखने से ही। ये नहीं कि हमें हर ठीक है एक टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, नहीं। हम एक बार में ईआरडी में देख के सारी टेबल को देख सकते हैं, और कौन कौन से ओके टेबल हैं उन सॉरी कौन कौन से कॉलम है टेबल में, राइट। क्या क्या ठीक डेटा है टाइप्स है, क्या कंस्ट्रेंट है, ये सारी चीजें। कंस्ट्रेंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करते हैं, इसे ठीक है आगे पढ़ेंगे। हाँ, ओके क्या रिलेशनशिप है हमारा टेबल में, वो सारी चीजें हम ईआरडी को देखने से ही समझ जाते हैं। समझ सकते हैं
ईआरडी क्लियर है? यस सर क्लियर। ग्रेट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं ईआरडी से रिगार्डिंग। यस। व्हाई वी नीड ईआर डायग्राम, ईआरडी? ईआरडी सर जैसे हमें हम डाटा प्रोसेस करेंगे जब, तो हमें अलग अलग टेबल का पता होना चाहिए ना, कौन से टेबल किसके साथ ज्वाइन करेंगे, कैसे डेटा प्रोसेस होगा एग्जैक्टली, विजुअलाइजेशन के एग्जैक्टली। ड्यूरिंग। In simple word, you can say to know how different table of database रिलेटेड are linked to each other. लिंक्ड, यस सर रिलेटेड। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज। ठीक है, तो कार्डिनलिटीज क्या यस। होती हैं? पहले ये सिंबल है आपका वन, ये मैनी का सिंबल है, ये वन एंड ओनली वन का सिंबल है, ये जीरो और वन, इनको हम समझते हैं अभी, क्योंकि ये सिंबल है एग्जैक्टली। ओके। अब ये होता क्या है, देखिए कार्डिनलिटीज। कार्डिनलिटीज पढ़ा है आपने पहले कभी? यस सर, थ्योरी तो पढ़ी हुई है कॉलेज टाइम में ऐसे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट जो हमारी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मतलब जो रिलेशनशिप हमारा होता है टेबल के बीच में, राइट, उसे ही हम यस कार्डिनलिटीज सर। बोलते हैं। अभी मैं रिलेशनशिप वर्ड का यूज कर रहा था ना, ये टेबल के बीच में रिलेशनशिप, तो वो हाँ क्या जी हाँ जी। रिलेशनशिप होता है उसे ही कार्डिनलिटीज बोलते हैं। तो पहला हम्म। होता है वन टू वन। वन टू वन में क्या होता है, one to one type of relationship exists when a single instance of an entity is related to only a single instance of another entity। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल दो टेबल हैं, राइट। हम्म। दोनों टेबल में मान लीजिए एक कॉलम है मेरा कस्टमर आईडी, फर्स्ट टेबल में भी है और सेकंड टेबल में भी है, ठीक है। यस दोनों सर। टेबल में हमारा सिमिलर कॉलम है, दोनों जगह पे कस्टमर आईडी। तो वन टू वन रिलेशनशिप कहता है अगर एक डेटा पॉइंट या एक सिंगल इंस्टेंस हमारा फर्स्ट टेबल में प्रेजेंट है, तो उससे रिलेटेड सिंगल इंस्टेंस ही प्रेजेंट होना चाहिए सेकंड टेबल में भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कस्टमर आईडी है C101, ओके। हम्म। फर्स्ट टेबल में एक कस्टमर आईडी है C101, तो सेकंड टेबल में भी एक ही कस्टमर आईडी होनी चाहिए C101 नाम से, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये होता है वन टू वन रिलेशनशिप। अब ये मत समझ लेना कि बस एक ही रिकॉर्ड रहेगा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है सी वन जीरो हाँ जी वन हाँ जी। अब उसमें बहुत सारे कस्टमर आईडी हो समझ सकती गए। है भाई, 101, 102, 103। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि हर एक सिंगल इंस्टेंस का सिंगल ही इंस्टेंस दूसरी टेबल में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ C102 है तो वहां भी वन टाइम C102 आएगा। ये नहीं है कि इस टेबल में एक बार 102 आ रहा है और उस वहां पे टेबल में दो बार। 4 बार आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। वन नहीं टू वन होना रिलेशनशिप चाहिए। का मतलब होता है कि सिंगल इंस्टेंस यहाँ भी एक प्रेजेंट है और सिंगल ही वहां प्रेजेंट है। ये क्लियर हुआ? ओके, ये क्लियर हुआ सर। और मुझे ये बताइए कि ऐसे भी होता है कि जैसे एक टेबल है, उसमें आपने बताया हाँ, कि जैसे कस्टमर आईडी है तो दूसरे टेबल में कस्टमर आईडी है, तो वहां पे जो कॉलम है वो भी सिंगल सिंगल, उसका मतलब वन टू वन होता है कि नहीं 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 ये नहीं तो मुझे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। नहीं नहीं, आप इसका मतलब वन टू वन नहीं होता। कॉलम वहां पे मल्टीपल हो सकते हैं। मेरे कहने का ओके। मतलब ये था कि दोनों टेबल में एक कॉलम सिमिलर होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट टेबल में 5 कॉलम है, सेकंड टेबल हम्म में 8 कॉलम है, राइट। हम्म बट हम्म। फर्स्ट टेबल में और सेकंड टेबल में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में सिमिलर हो। जैसे कि मैंने कस्टमर आईडी लिया, जो कि फर्स्ट टेबल में भी एटलीस्ट प्रेजेंट एक है। होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके ओके ओके, क्लियर उसका सर। कोई इशू नहीं है। बट उनका रिलेशन वन टू वन होना चाहिए, तभी वो वन टू वन रिलेशनशिप वन टू वन कार्डिनलिटीज में आएगा। मतलब कि जो इधर डाटा है कॉलम आईडी, जैसे कस्टमर आईडी इधर सिंगल सिंगल है तो उधर भी सिंगल सिंगल होनी चाहिए एक कॉलम के हाँ, अंडर, वो जो रोज होंगे। उधर भी सिंगल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। मतलब इधर अगर वन एक टाइम सिंगल का मतलब है ओनली वन टाइम आ रहा है, वो डेटा वन रिपीट टाइम नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं हो रहा, यस सर। हाँ, अगर इधर एक बार आ रहा है तो उधर भी एक बार आना चाहिए। और वो कितने भी कॉलम पे लग सकता है, बट जो मेन कंडीशन रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि सिंगल ही आना चाहिए, सिंगल ही वहाँ आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कॉलम सिंगल होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, राइट। बट दोनों टेबल में वो ठीक दो है। सिमिलर कॉलम होंगे,
तभी तो रिलेशन बनेगा भाई। अगर मान लीजिए मैं हम्म। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप, भाई ए पॉजिटिव वाले को मिलेगा तभी तो ब्लड डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब यस सर, इधर यस कोई सर, कॉलम है और उधर दूसरा कॉलम है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना। यस सर, यस सर। तो रिलेशनशिप के लिए पहली कंडीशन तो यही होती है कि दोनों जगह सिमिलर कॉलम होने चाहिए, मतलब सेम नाम से। ओके, सेम नाम ओके, से। नेक्स्ट कार्डिनलिटी पे आते हैं, वन टू मैनी। वन टू मैनी क्या होता है, देखिए वन टू मैनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज रिलेटेड टू मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टेबल है और सेकंड टेबल है, दोनों टेबल में एक कॉलम हमारा ऐसा सिमिलर है, उसका नाम है कस्टमर आईडी, ठीक है। ओके। हाँ, तो फर्स्ट टेबल में क्या है, हमारा एक डेटा पॉइंट है C101, ठीक है। हम्म। वो सिर्फ एक बार है, कितनी बार है, सिंगल टाइम। सिंगल टाइम। बट दूसरी टेबल में कस्टमर आईडी में C101 मोर देन वन टाइम है। मोर देन वन टाइम मतलब भाई दो बार हो सकता है, तीन बार, C101 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 थ्री हम्म। टाइम आ गया, है ना, थ्री टाइम आ गया। ओके। तो फर्स्ट टेबल में तो वन टाइम ही रहना चाहिए, बट सेकंड हम्म। टेबल में मोर देन वन टाइम। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं वन टू मैनी। ठीक है। क्लियर। यस सर, हाँ, क्लियर। अब आते हैं थर्ड। थर्ड रिलेशनशिप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। जैसा मैंने ये बताया भाई वन टू मैनी में हम्म। इधर एक होना चाहिए उधर काफी, तो इसमें ऐसा होता है कि पहली टेबल में वन से ज्यादा होने चाहिए और दूसरी टेबल में सिर्फ वन होना चाहिए वो डेटा पॉइंट, ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, अब मैनी टू मैनी आप बताएंगे, क्योंकि तीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो ये भी हाँ उसी वे जी। में है। हाँ बताइए। यस सर, इधर भी मैनी हो सकते हैं, जैसे एक कस्टमर आईडी 103 तीन चार बार, कितने बार भी हो सकती है। हाँ, सेकंड टेबल में भी हो सकती है, रिपीटेड हो सकती है। ग्रेट ग्रेट, तो ये हो गया मैनी टू मैनी। तो ये फोर टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज हैं जो हमने पढ़ी, राइट। यस इंपॉर्टेंट है सर। ये कार्डिनलिटीज, तो ओके। पढ़ लेना आप। ओके। मटेरियल तो आपको वहीं मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। आपने वो देखा होगा ना ओके जो सर। इंट्रोडक्शन वाला यस मैंने सर। आपको कल बताया था, वो वहाँ आपको मिल गया होगा। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं स्कीमा पे। नेक्स्ट जो है हमारा स्कीमा, तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इज एन आउटलाइन of the entire data model which shows how different data sets are connected and how the different attribute of each data set are used for the database design. सर यहाँ पे डेटा सेट का मतलब एक टेबल हुआ कि जो सारे काफी नहीं, सारे टेबल हैं वो एक डेटा सेट हुआ? डेटा सेट का मतलब क्या होता है, देखिए डेटा सेट का मतलब रॉ डेटा? नहीं नहीं नहीं, रॉ डेटा की बात तो नहीं हो रही है। रॉ डेटा तो देखिए, रॉ डेटा तो अभी हमने ईटीएल प्रोसेस पढ़ा था। हाँ जी, वो जब तो हम डेटा, ट्रांसफॉर्म हो गया डेटा, हाँ। हाँ, जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर ही लिया सारा, हमने उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पास रख लिया, तभी तो हम उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। हाँ जी। अब ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम टेक्निक पढ़ रहे हैं कि भाई डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। अभी हमने कार्डिनलिटीज पढ़ी, तो हमने ये देखा ना हम्म। कि भाई हम वन टू वन रिलेशन बनाते हैं डेटा का, ये स्टोर करने का वे देख रहे हैं कि भाई किस किस तरीके से हम डेटाबेस को अपने डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये है डेटा सेट। क्लियर हो गया ना। डेटा सेट कुछ नहीं है, आप जिस भी डेटा सेट पे, मतलब मान लीजिए भाई आप बैंक में काम कर रहे तो बैंक का डेटा सेट है, आप रिटेल कंपनी में काम कर रहे तो रिटेल कंपनी का डेटा सेट ओ है। यस। ओके, ओके, यस सर। ओके। अब स्कीमा में क्या होता है, देखिए स्कीमा इज अगेन, ये आपका देखिए पूरा एंटायर मॉडल, मतलब इसमें आपको पता चलता है कि भाई किस वे में आपकी टेबल कनेक्टेड है। ये पूरा स्कीमा है। अभी हमने सिर्फ रिलेशन पढ़ा था कि भाई वो वन टू वन रिलेशन होता है, बट वो सारी चीजें स्कीमा के अंडर आती हैं कि भाई टेबल कैसे कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। हम्म। और क्या क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट मतलब आपके, मतलब जो भी टेबल में कॉलम्स वगैरह हैं, क्या क्या वो कॉलम्स हैं, पूरा जो एक डिजाइन होता है हमारे डेटा वेयर हाउस का, उसको हम स्कीमा बोलते हैं, राइट। ओके। तो अब इसको ना, स्कीमा को और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्कीमा। फर्स्ट वन इज स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा, ओके। अब आपको स्कीमा और क्लियर होगा, ठीक है। ओके तो सर। schema. A star schema is a type of schema design that has one fact table connected to multiple dimension table.
अब इसका मतलब क्या हुआ, ओके हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम इसको समझते हैं, ठीक है। ओके अब देखिए स्टार स्कीमा क्या कहता है, फर्स्ट ये आप ये क्लियर कर लीजिए, ये सब हम ये टेक्निक पढ़ रहे हैं कि डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं, राइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ओके ठीक है। तो देखिए स्टार स्कीमा में क्या होता है, आपके पास एक फैक्ट टेबल होती है, राइट, और यस सर उससे हमारी डायमेंशन टेबल कनेक्टेड रहती हैं। यस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होती है, ओनली वन फैक्ट टेबल कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल। ओके दूसरा, इसमें क्या होता है, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम्म ठीक है, तो देखिए अब यस इसमें सर आपका फैक्ट टेबल ये है, इसका डायरेक्ट रिलेशन इस डायमेंशन टेबल के साथ है, इसका इसके साथ है, हम्म इसका इसके साथ है, मतलब फैक्ट टेबल का डायरेक्ट रिलेशन होता है डायमेंशन टेबल के साथ, ठीक है। यस अगेन सर एक बार इसको समझते हैं, इसमें जो है एक फैक्ट टेबल होती है और वो हम्म कनेक्टेड रहती है मल्टीपल डायमेंशन टेबल डायमेंशन के टेबल साथ। से तो इस टेक्निक को, डेटा को स्टोर करने की इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। स्कीमा कौन सा स्कीमा है ये, स्टार स्कीमा स्टार। अब इस हमने जो डेटा को इस टेक्निक की जो है हेल्प से स्टोर किया है, तो भाई इसका कुछ एडवांटेज होगा तभी हमने इस टेक्निक को यूज किया है। तो पहला यस सर एडवांटेज ये है कि भाई इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल है कि भाई एक फैक्ट टेबल है, उससे हमारी डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है, जो फैक्ट टेबल को डिस्क्राइब कर रही है, डायमेंशन टेबल डिस्क्राइब तो करती है फैक्ट टेबल को, राइट। यस यस सर हाँ, तो इजी टू गॉट अंडरस्टैंड दैट है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है हमारा, कि भाई हम्म हमारा जो डेटा है बहुत इजी वे में स्टोर किया जा रहा है, हम आसानी से समझ सकते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट है, आसानी से हम इसको इम्प्लीमेंट हम्म कर सकते हैं, क्योंकि एक फैक्ट टेबल डिस्क्राइब करनी है और उससे कनेक्टेड डायमेंशन टेबल करनी है। अब थर्ड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, efficient in terms of querying because a maximum of only one join is required। अब देखिए इसमें क्या है, डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम हम्म जब डेटा एक्सेस करेंगे, मान लीजिए हमारा ये पूरा डेटा स्टोर हो रखा है वेयर हाउस में, अब मुझे डेटा निकालना है, क्यों निकालना, हम्म एनालाइज करने के लिए हेलो हेलो हेलो, यस सर आपकी आवाज कट गई थी अभी सही है सॉरी सॉरी, आवाज इट्स आवाज ओके क्लियर है ना। अभी हाँ, क्लियर है हाँ जी हाँ, तो देखिए इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि आपको क्वेरी जो है ज़्यादा लंबी नहीं चलानी पड़ती, मैक्सिमम आपको एक सिंगल जॉइन लगाना पड़ेगा और आपका को आप एक्सेस कर पाएंगे, मतलब आप निकाल पाएंगे, राइट। डेटा को ओके लैपटॉप की हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्लियर यस है। सर यस सर स्टार स्कीमा क्या होता है वो समझ लिया हमने, इस वे में स्टार स्कीमा को जो है डिजाइन किया जाता है, और उसका एडवांटेज, तीनों एडवांटेज समझ लिया, पहला इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, और एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्वेरिंग, मतलब क्वेरी चलाने में आसान होता है, ज्यादा लंबी चौड़ी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम ऑफ वन जॉइन लगता है और डेटा हम निकाल लेते हैं। ठीक है ये थोड़ा इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है, अब देखिए ये सेल्स टेबल है, इसमें हम्म